दोस्तों वेलकम टू एग्जामिनेटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसमें टॉपिक में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो पावर सिस्टम से और मेजरमेंट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज के इस लेक्चर में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो भी पावर ग्रिड या एनी अदर लेवल एग्ज़ाम जो भी हो, जेई हो या टेक्नीशियन लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। तो डायरेक्ट आज के इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर चलते हैं। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेडली आते हैं, तो आप ये 1 बाय 1 करके ज़रूर देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है 123 नंबर, ठीक है। 123 में बोल रहा है द इकोनोमाइज़र आर यूज टू हीट। देखो इकोनोमाइज़र जो होता है हम लोग थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं, किसके लिए? फीड वाटर को हीट करने के लिए, ठीक है। तो फीड वाटर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 124 क्वेश्चन है इन थर्मल पावर प्लांट द प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड साइकिल इज डेवलप्ड बाय। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रेशर ऑफ वर्किंग फ्लूइड साइकिल। और कौन सा पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट। किसके कारण डेवलप होता है? फीड वाटर पंप के कारण, ठीक है। तो फीड वाटर पंप क्या करता है? प्रेशर डेवलप करता है किसमें? फ्लूइड साइकिल में। 125 ए गैस टर्बाइन पावर प्लांट इज बेस्ट सुटेड फॉर। देखो अब यहाँ पे बेस लोड होता है, पीक लोड होता है। बेस लोड में कौन कौन सा प्लांट आता है मैंने यहाँ लिख दिया। देखो बेस लोड में जैसे हाइड्रो थर्मल आ गया, हाइड्रो, न्यूक्लियर, विंड, सोलर और रन ऑफ रिवर। पीक लोड में आएगा जैसे पंप स्टोरेज प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट हो गया और गैस टर्बाइन पावर प्लांट हो गया, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है गैस टर्बाइन पावर प्लांट इज बेस्ट सुटेड फॉर, किसके लिए आएगा? ये पीक लोड के लिए। तो इसको आप पूरा दिमाग में रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है पावर सिस्टम में, ठीक है। इसी में बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 126 आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैटेगरी। जैसे न्यूक्लियर प्लांट है, रन ऑफ रिवर, पंप स्टोरेज और डीजल। तो इसमें बोल रहा है बेस लोड पावर प्लांट कौन कौन सा। आप देखो बेस लोड का एग्जांपल में बता दिया, थर्मल होता है, हाइड्रो होता है, न्यूक्लियर, विंड, सोलर और रन ऑफ रिवर। तो यहाँ पे रन ऑफ रिवर और न्यूक्लियर दो प्लांट है तो इसलिए 1 और 2 होगा। अगर यहीं पे बेस के जगह पीक पूछता तो पंप स्टोरेज और डीजल प्लांट होता, ठीक है। Which of the following component is not a part of hydroelectric plant? हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट में कौन सा कंपोनेंट पार्ट नहीं है? इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर कहाँ पे यूज होता है? थर्मल पावर प्लांट में। लेकिन यहाँ पे अगर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट में क्या क्या होता है? पेनस्टॉक होता है, स्पिलवे होता है और सर्ज टैंक होता है। 128 Which one is not a commonly used coolant for a fast breeder reactor? तो जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो हम लोग कूलेंट यूज़ करते हैं उसमें से इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है? वाटर है, लिक्विड मेटल है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं, हीलियम भी यूज़ करते हैं और लिक्विड मेटल भी यूज़ करते हैं, लेकिन वाटर नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में नीड्स। जब भी कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट के बारे में आएगा ना तो इसका मतलब आप समझ लो कि MHD जनरेटर भी होता है, थर्मोनिक होता है और थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 130 द pH वैल्यू ऑफ वाटर यूज्ड फॉर बॉयलर, ठीक है। बॉयलर के लिए जो pH वैल्यू होता है थर्मल पावर प्लांट में स्लाइटली मोर देन 7 होता है। आपको भी पता है 7 मतलब उदासीन, ठीक है। उसके बाद उदासीन मतलब क्या होता है? न्यूट्रलाइज। और 7 से अगर कम रहेगा, ठीक है, 7 से अगर कम रहेगा तो क्या होगा? एसिडिक होगा, एसिडिक। और 7 से अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बेस, क्षारीय जिसको बोलते हैं। तो स्लाइटली मोर देन 7 होगा। इसका सही आंसर 130 का क्या हो जाएगा? सी। 131 द एक्सप्रेशन फॉर पावर प्लांट आउटपुट इन किलोवाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसका जो क्या होता है? इसका होता है 0.636 इंटू Q इंटू WH इंटू इफिशेंसी, आउटपुट इफिशेंसी ऑफ द टर्बाइन बाय 75। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 132 एक केबल है, इंडक्टेंस दिया हुआ है 0.22 मिली हेनरी पर किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर में जो है केबल का इंडक्टेंस कितना है? इतना है। फिर उसी तरह कैपेसिटेंस कितना है? 0.202 माइक्रोफेराड किलोमीटर हर किलोमीटर पे। तो सर्ज इम्पीडेंस निकालना। आपको भी पता है सर्ज इम्पीडेंस ZS इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला √L/C। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आराम से बन जाएगा। अब √L का मान आपको पता है 0.22, तो 0.22 मिली हेनरी है तो उसको हेनरी में करेंगे 10⁻³ और सिमिलरली यहाँ पे 0.202 इंटू 10⁻⁻6
फैराड में कन्वर्ट कर दिए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 33 ओम आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। 133 द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट इन इंडिया एट, सबसे पहले जो इंडिया में पावर प्लांट बना था, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे बना था? तारापुर में। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। 134 सैग ऑफ द कंडक्टर बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोल, सपोज करो दो पोल है, दो पोल के बीच में कंडक्टर होता है, इसे देखते होंगे इसे, ठीक है। तो ये क्या है? एक कंडक्टर है। अब देखो सैग किसको बोलते हैं? इस जैसे कंडक्टर है तो यहाँ से जो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसी को क्या बोलते हैं? सैग बोलते हैं, ठीक है। तो सैग इक्वल टू होता है ओमेगा एल स्क्वायर बाय 80। एल ओमेगा क्या हो गया? वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन किलोग्राम पर मीटर। एल हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इन मीटर्स, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ के बीच में। और टेंशन इन द कंडक्टर, ये केबल में कितना टेंशन है, ठीक है, इन केजी पर मीटर, इन केजी मीटर, ठीक है। द इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डिसाइडेड बाय केल्विन्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत बार एग्जाम में आता है, मतलब जेई लेवल के एग्जाम में तो आपको हमेशा मिलेगा ये क्वेश्चन। 136 व्हिच अल्टरनेटर विल हैव मोर नंबर ऑफ पोल्स। देखो मोर नंबर ऑफ पोल कौन सा अल्टरनेटर में होगा? हाइड्रोलिक टर्बाइन में, ठीक है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है वहाँ पर जो अल्टरनेटर होता है उसमें नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा होता है। और नंबर ऑफ पोल सबसे कम, जिसका नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होगा तो उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो सैलिएंट पोल रोटर यूज़ करते हैं तो उसका क्या होता है? उसका स्पीड कम होता है। वही अगर थर्मल पावर प्लांट के बारे में पूछेगा तो वहाँ पे स्टीम टरबाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें सिलेंड्रिकल रोटर यूज़ करते हैं जिसका स्पीड क्या होता है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137 इन ए AC ट्रांसमिशन लाइन डिफरेंस इन फेज ऑफ वोल्टेज एट टू एंड्स ऑफ द लाइन इज ड्यू टू रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। रिएक्टेंस ऑफ लाइन के कारण, ठीक है, डिफरेंस मतलब सपोज करो यहाँ से ऐसे करके जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने 32 kV भेज रहा हूँ यहाँ से वोल्टेज, तो यहाँ पे 31.5 समथिंग kV पहुँच रहा था, ड्रॉप हो रहा है ना 0.5 वोल्ट kV, 0.5 kV ड्रॉप क्यों हो रहा है? क्योंकि इस लाइन का कुछ तो कुछ रिएक्टेंस होगा, उस रिएक्टेंस के कारण, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन का कुछ तो रिएक्टेंस होगा उस रिएक्टेंस के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। 138 इफ़ 5000 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड एट 220 kV इन प्लेस ऑफ 11 kV, ठीक है। तो रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कितना रिडक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का? तो आप इसको कैसे निकालोगे? देखो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पहला 5000 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड एट 220 kV इन प्लेस ऑफ 11 kV। पहले 11 kV पे भेज रहे थे, अब कितना पे भेज रहे हैं? 220 kV पे। तो कितना रिडक्शन इन करंट होगा? तो पहले 11 kV पे निकालेंगे। 11 kV पे कितना करंट पहले भेजते थे? I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/V, ठीक है। पावर तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, इसको V1 मानते हैं, इसको V2। पावर तो दोनों केस में वही रहेगा, 5000 बाई 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 454.54। ये कितना हो जाएगा? एम्पियर। I2 कितना हो जाएगा? जब 11 kV की जगह 220 kV ये भेजेंगे तो 5000 भागा 220 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22.72 एम्पियर। देखो तो परसेंटेज रिडक्शन इन करंट कितना होगा? परसेंटेज रिडक्शन इन करंट मतलब I इक्वल टू क्या होगा? पहले I1 भेजते थे, I1 माइनस I2, अब बाई क्या? I1। तो जब इसको करेंगे 454.54 माइनस 22.72 भागा 454.54, तो आपका जो लगभग आएगा 95% आएगा। क्या आएगा? 95%। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 95%। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। 139 इन ए लॉन्ग AC ट्रांसमिशन लाइन द रिसीविंग इन वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन सेंडिंग इन वोल्टेज एट लाइट लोड या नो लोड। जब रिसीविंग इन वोल्टेज होगा ज़्यादा होगा किससे? सेंडिंग इन वोल्टेज से, मतलब VR इज ग्रेटर देन VS। तो उस केस में कौन सा इस यहाँ पे लॉ लगेगा? आप इसको देखे भी होंगे,
और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फेरेंटी इफेक्ट किसके कारण होता है? फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट के कारण क्या होता है? लाइट लोड या नो लोड ऑपरेशन पे जो रिसीविंग इन वोल्टेज है वो ग्रेटर देन होगा सेंडिंग इन वोल्टेज। मतलब कि सपोज करो अगर सेंडिंग इन वोल्टेज यहाँ पे 32 kV से भेज रहे हैं तो मुझे यहाँ पे 33 kV मिलेगा, ठीक है, जो कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। किस इफेक्ट कारण होता है? फेरेंटी इफेक्ट। 140 द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर यूज्ड आर। कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए? तो होता है आपका ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। देखो ये जो होता है AAAC ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर जो भी होता है, ठीक है, तो ये यूज होता है बस बार में, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किसके लिए? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन के लिए, तो ACSR। 141 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंडिंग इन वोल्टेज इक्वल टू AVR प्लस BIR। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन। पावर फैक्टर को हम किस तरह इम्प्रूव करेंगे? तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। 3 फेज इंडक्शन मोटर से नहीं, एन ओवर एक्साइटेड 3 फेज सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड। हम लोग अगर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना चाहते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, तो हम क्या करेंगे? ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर लगाएंगे और उसको नो लोड पे चलाएंगे, उसको ओवर एक्साइटेशन मोड में, ठीक है। नेक्स्ट 143 द कनेक्टेड लोड ऑफ द कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड मैक्सिमम डिमांड इज 1.5 किलोवाट। द लोड फैक्टर ऑफ द कंज्यूमर इज, लोड फैक्टर ऑफ द कंज्यूमर कितना हो जाएगा? यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको लोड फैक्टर निकालना था। आपको भी पता है लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड पी मैक्स। मैक्सिमम डिमांड मतलब पी मैक्स। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कनेक्टेड लोड दिया हुआ और मैक्सिमम डिमांड दिया है, तो एक पी मैक्स दिया लेकिन एवरेज नहीं दिया, तो एवरेज दिया है नहीं, तो यहाँ पे लोड फैक्टर की जगह क्वेश्चन एक्चुअल में गलत है। यहाँ पे होता क्या? डिमांड फैक्टर निकालने के लिए लोड की जगह क्या होता है? डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर होता है, तब डिमांड फैक्टर क्या होता है? DF इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड पी मैक्स बाय कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड हो जाता, तो पी मैक्स कितना होता है? पी मैक्स होता 1.5 बाई 2 किलोवाट, तो कितना होता है? 0.75 आंसर होता, ठीक है। यहाँ पे कुछ न गड़बड़ हुआ है, लोड की जगह क्या होता है? डिमांड। 144 आप लोग अगर समझ में आ रहा है आप लोग को, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे दिक्कत है तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। बस आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए। 144 में बोला इफ़ डायमीटर ऑफ द ईच कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज D, ठीक है, द डायमीटर ऑफ n लेयर स्ट्रैंडेड कंडक्टर विल बी। ईच कंडक्टर मतलब डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर मतलब जो भी कंडक्टर है, एक कंडक्टर का डायमीटर क्या है? D है। देन द डायमीटर ऑफ n लेयर ऑफ कंडक्टर मतलब n लेयर है, नंबर ऑफ जो ये कंडक्टर है वो n नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा इसका? देन डायमीटर ऑफ ओवरऑल का फॉर्मूला आता है 2n-1 इंटू D, ठीक है। क्या होगा? 2n-1 बाई D। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 145 द बंडल कंडक्टर इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम्स प्रोवाइड्स। बंडल कंडक्टर क्या प्रोवाइड करता है? बंडल कंडक्टर इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम प्रोवाइड इंक्रीज कैपेसिटेंस। क्या करता है? इंक्रीज कैपेसिटेंस एंड डिक्रीज क्या करता है? इंडक्टेंस। 146 कोरोना लॉस इन ए ट्रांसमिशन लाइन आर मिनिमाइज बाय। कोरोना लॉस कैसे मिनिमाइज करते हैं? तो कोरोना लॉस इज मिनिमाइज्ड बाय स्मूथ कंडक्टर यूज्ड, ठीक है। कंडक्टर को स्मूथ कंडक्टर यूज करते हैं तो जो कोरोना लॉस है मिनिमाइज्ड हो जाता है। 147 द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड्स अपॉन। किस पे डिपेंड करेगा पावर लॉस? देखो करंट पे तो करेगा ही, रेसिस्टेंस पे भी करेगा और लेंथ ऑफ द लाइन पे भी करेगा, क्योंकि जितना लाइन का लेंथ रहेगा उतना क्या होगा? उसका
जितना लेंथ उतना रिएक्टेंस, उस अनुसार से लॉसेस भी होगा, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 148 द मेन कंसिडरेशन फॉर ऑपरेटिंग ट्रांसमिशन लाइन एट हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पे क्यों ऑपरेट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को? क्योंकि इफिशियंसी इंप्रूव होता है उसके कारण, रिड्यूस पावर लॉस भी रिड्यूस होता है, और टू इंक्रीज पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे भी P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर होता है ना, V स्क्वायर बाय एक्स। अब देखो वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना क्या होगा? मैक्सिमम पावर होगा ना, ट्रांसफर मैक्सिमम पावर होगा, उतना कम लॉसेस होगा, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 49 द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में प्रेजेंस ऑफ अर्थ क्या होगा? तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है, जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ओवरहेड लाइन होता है, तो जैसे 1 2 3 RY 3 कंडक्टर है। अब एक ग्राउंड है, सपोज करो ये क्या है? धरती है, तो इसके बीच में कुछ कैपेसिटेंस बन रहा है ना, इस लाइन के बीच में कुछ कैपेसिटेंस बन रहा है, फिर इस लाइन के बीच में भी कुछ कैपेसिटेंस बन रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस क्या होगा? तीनों अलग अलग कंडक्टर जैसे तीनों पैरेलल में है, जैसे C1 C2 C3 तीनों पैरेलल में होगा, तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा? ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको रटना नहीं है, आपको समझना भी है, ठीक है। तो क्या होगा? आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो कंसेप्ट बेसिस पे। 150 द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा उसका इफेक्ट? तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जो कंडक्टर पे स्ट्रेस है वो डिक्रीज होगा, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज, कंडक्टर का लेंथ क्या होगा? तो इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गए मेजरमेंट का क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 151 0 से 10 एम्पियर अमीटर का रेंज है, ठीक है। हैज ए गारंटी एक्यूरेसी ऑफ 1% ऑफ फुल स्केल रिफ्लेक्शन, ठीक है। द लिमिटिंग ईरर वाइल रीडिंग 2.5 एम्पियर। फुल स्केल 1% है, कितना फुल स्केल? 10 एम्पियर। अब उसको कितना कर रहे हैं? 2.5 एम्पियर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप देखो ये 10 है तो 1% है, ये 2.5 है तो 10 एम्पियर भागा 2.5 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 इंटू इतना कर दो, सीधा 4% आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। और जैसे सपोज करो यहाँ पे 1% की जगह 2% रहता, तो 2 इंटू 4 करते तो 8% हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ 2.5 की जगह 5 एम्पियर रहता, तो यहाँ 10 में 5 से भागा देते 2, तो इसका क्या आंसर हो जाता? 2% हो जाता, ठीक है, लिमिटिंग ईरर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152 द कांस्टेंट ऑफ गिवन एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का कांस्टेंट दिया हुआ, कांस्टेंट मतलब के दिया हुआ है, तो इसको मानते हैं के इक्वल टू कितना दिया हुआ? 500 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, ठीक है। एट टेस्ट, अब टेस्ट कर रहे हैं उस एनर्जी मीटर को कितना पे? 4.4 किलोवाट और फुल लोड पे। मीटर कंप्लीट 50 रिवोल्यूशन इन 86 सेकेंड। द परसेंटेज एरर ऑफ द मीटर, कितना एरर है? पहले कितना रीड, एक्चुअल में कांस्टेंट कितना एनर्जी मीटर का? इतना है। अब कितना होगा कांस्टेंट? तो के निकालना, फिर के टी निकालना है। टेस्ट जब कर रहे हैं तो उस टाइम कांस्टेंट कितना होगा? तो के टी इक्वल टू क्या होगा? देखो रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, रिवोल्यूशन कितना दिया हुआ? 50, तो 50 बाय किलोवाट आवर है ना। तो किलोवाट ये 4.4 किलोवाट में दिया, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 4.4 किलोवाट इनटू, अब देखो ये 86 सेकेंड है, इसको आवर में बदलेंगे तो 86 आवर में बदलेंगे सेकेंड को, तो ऊपर 3600 से क्या करना पड़ेगा? भागा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 475.68। ये क्या हो जाएगा? रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर निकल गया। अब ईरर निकालना है, परसेंटेज ई। तो परसेंटेज ई इक्वल टू क्या होगा? कितना अभी आ रहा है टेस्ट में? माइनस के बाय के। तो अब इसको जब करेंगे तो 475.68 माइनस 500 बाई 500, तो जो भी करेंगे माइनस आएगा 4.86%। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 53 द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ डैम्पिंग एम्प्लॉयड इन ए इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट।
जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं, मोस्ट इफिशिएंट डैम्पिंग कौन सा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडी करेंट डैम्पिंग। 154 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज इक्वली एक्यूरेट ऑन AC एज वेल DC। देखो AC एज वेल DC दोनों पे कौन सा एक्यूरेट है, जो दोनों पे काम करता है, तो आपको भी पता है जो दोनों पे काम करता है वह है डायनोमीटर वाट मीटर। क्या होगा, डायनमोमीटर वाट मीटर। PMC सिर्फ किस पे काम करता है, DC पे। इंडक्शन मोटर सिर्फ AC पे, ठीक है। मूविंग वायरन किस पे करता है, AC DC दोनों पे, लेकिन डायनोमीटर जो है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, किसका, AC एज वेल DC सर्किट। मूविंग सिस्टम ऑफ इंडिकेटिंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इज सब्जेक्ट टू, तो ये हो जाएगा आपका डिफ्लेक्टिंग कौन कौन सा होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग, डैम्पिंग सब होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका सही आंसर। 156 एनर्जी मीटर रन स्लोली इवन इफ पावर इज नॉट यूज्ड, दिस एरर इज कॉल्ड, इसको कौन सा एरर हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रीपिंग एरर। 157 द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड मेनली फॉर द स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट इन लेबोरेटरीज इज, तो देखो जब भी यहाँ पे स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट आ गया ना, तो स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट जब भी आएगा, और जो कि किस में यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी में, तो इसको हम लोग बोलेंगे अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि अब्सोल्यूट वैल्यू दे, ठीक है। जैसे करंट अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो 5 एम्पियर, मतलब ऐसा नहीं कि 5.5 देगा, एग्जैक्ट देगा, अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। 158 व्हाट विल हैपन इफ ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड लाइक एन अमीटर इन सीरीज ऑफ द लोड। व्हाट विल हैपन इफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड लाइक एन अमीटर इन सीरीज विद द लोड। देखो वोल्ट मीटर को आप एज ए अमीटर कनेक्ट करेंगे सीरीज विद द लोड, तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसका इफेक्ट यही होगा कि उसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो देयर विल बी ऑलमोस्ट नो करंट इन द सर्किट, क्योंकि वोल्टेज जो भी वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर को अगर आप सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा, उसके थ्रू करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, नो करंट विल फ्लो। वन 59 ये सीरीज रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू रीड 250 वोल्ट विथ ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम दिया है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 50 मिली एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कितना है टोटल वोल्टेज, कितना है 250 वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, किसका, क्योंकि ये क्या है, सीरीज रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू रीड 250 वोल्ट विथ ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ 2 ओम ऑन फुल स्केल डिफ्लेक्शन 50 मिली एम्प, ठीक है। अब देखो 50 × 2 करेंगे तो कितना वोल्टेज हो जाएगा, 2 × 50 करेंगे तो 100, क्योंकि मिली एम्पियर है तो मिली वोल्ट हो जाएगा, यही होगा ना, मिली वोल्ट को। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर m निकालना, m इक्वल टू क्या होता है, m VM मैक्सिमम बाय कितना है v, कितना हो जाएगा 250 भागा 100, अब मिली वोल्ट को वोल्ट में बदलेंगे तो इंटू 10⁻³ करेंगे तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2500। 2500 क्या निकल गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपको पता है सीरीज रेसिस्टेंस निकालना है RM या इंटरनल रेसिस्टेंस इंटू M-1, मैंने पहले भी बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो इस तरह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपको मिलेगा। देखो मीटर RM कितना दिया हुआ, इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम, तो 2 × M-1, 2500 में एक गया तो कितना हो जाए 2499, 2499 × 2 करेंगे तो 4998 ओम, यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम का, बस आपको प्रोसेस पता होना ज़रूरी है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रेसिस्टेंस मेजरमेंट। देखो सिंपल है यार, अमीटर वोल्ट मीटर, इससे रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स मेथड से भी यूज़ कर सकते हो और ओम मीटर से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 2 वाट मीटर मेथड से आप रेजिस्टेंस यूज़ नहीं कर सकते हो। इससे क्या यूज़ कर सकते हो, पावर, एवरेज पावर, ठीक है, या ट्रू पावर या रियल पावर, इससे मेजर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस का बात बोला तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। 161 द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोमीटर इज 500 ओम, शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेंज फ्रॉम 100 माइक्रो एम्पियर टू 10 एम्पियर, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेटली। देखो शंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है किसका, तो एक कौन सा अमीटर है,
ठीक है, अमीटर में कितना शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे कि इंक्रीज इज रेंज फ्रॉम कितना 100 से 10 एम्पियर तक आ जाएगा। तो आपको पता है सेम प्रोसेस बोले, पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे, एम इक्वल टू क्या होगा 10, मैक्सिमम करंट कितना है और कितना है 100 माइक्रो है, तो 10 टू द पावर -6 करेंगे तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10 टू द पावर 6 इंटू 10/100, 10 टू द पावर 5 बच जाएगा। ठीक है, एम निकल गया। अब आर एस एच इक्वल टू क्या होता है अमीटर केस में आर एम इंटू m-1। तो आर एम देखो दिया हुआ है कितना है 500 ओम, तो 500 भागा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 × 9 ये बचेगा ना, 5 9 बचेगा। ठीक है, जब इसको आप डिवीज़न करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 500 में भागा नीचे से डिवीज़न करेंगे तो कितना आएगा आंसर, आपका आंसर आएगा 0.005 ओम। आप करके देख लीजिएगा, यही आंसर होगा। 162 हे ब्रिज इज सुटेबल फॉर मेजरिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडक्टेंस। अब देखो हे ब्रिज हमेशा हाई इंडक्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो सही आंसर क्या होगा हाई इंडक्टेंस और क्वालिटी फैक्टर हाई होना चाहिए। ठीक है, हैविंग क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10। और किसके लिए यूज़ करते हैं इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। 163 द डाइलेक्ट्रिक लॉस ऑफ द कैपेसिटेंस कैन बी मेजर्ड बाय। अब डाइलेक्ट्रिक लॉस किससे के थ्रू निकालेंगे तो सियरिंग ब्रिज। कौन सा ब्रिज सियरिंग ब्रिज। हेज ब्रिज से क्या निकालते हैं इंडक्टेंस, ठीक है, इससे एल, मैक्सवेल ब्रिज से भी इंडक्टेंस एल, एंडरसन ब्रिज से भी एल, मतलब स्मॉल एल, स्मॉल इंडक्टेंस स्मॉल एल। इसमें हाई मतलब जितना ज़्यादा है हाई इंडक्टेंस निकालना हो तो हेज ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। मीडियम के लिए मैक्सवेल यूज़ कर सकते हैं। और सीरिंग ब्रिज डाइलेक्ट्रिक लॉस निकालने के लिए। 164 इन ए पार्टिकुलर मीटर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस टाइप्स ऑफ मीटर इज। अब देखो इसको बोलते हैं मूविंग कॉइल, PMMC होता है ना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। वहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD इक्वल टू क्या होता है NBIA साइन थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो इन पार्टिकुलर मीटर द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट आई। हो गया, तो कौन सा होगा मूविंग कॉइल, या इसी को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। और कैसा होता है ये DC, ठीक है, ये कैसा होता है DC लेवल होता है, मतलब सिर्फ DC मेजरमेंट कर सकता है, DC वोल्टेज करंट। 165 द मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस द ब्रिज यूज्ड। लो रेसिस्टेंस के लिए हम लोग कौन सा ब्रिज यूज करते हैं केल्विन डबल ब्रिज। ऑप्शन क्या हो जाएगा केल्विन डबल ब्रिज। नेक्स्ट चलते हैं 166 while measuring power in a 3-phase load by 2 wattmeter method the reading of 2 wattmeter are equal and opposite then। अगर equal and opposite होगा तो कैसा होगा लोड कैसा होगा, देखो equal and opposite होगा मतलब equal मतलब जैसे एक वाटमीटर है उसका रीडिंग W है कुछ वाट है और दूसरा वाटमीटर का -W होगा, तब आपको निकालना है। तो देखो आप कैसे कंपेयर करोगे, पावर फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। तो एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ 10 phi इक्वल टू √3 W1 - W2 बाई W1 + W2। इस फार्मूला पे इसको पुट करना, ठीक है। उसके बाद वहाँ से फाई निकाल लेना। जब वो फाई आएगा तो वो अगर प्लस में आएगा एंगल तो क्या होगा लैगिंग होगा, अगर माइनस में आएगा तो लीडिंग होगा, तो प्लस में आएगा तो क्या होगा लैगिंग होगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा जब आप निकालेंगे तो लोड इज प्योरली इंडक्टिव, क्योंकि लैगिंग होगा तो इंडक्टिव ही होगा। 167 मेगर इज यूज टू मेजर। मेगर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं वेरी हाई इंडक्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। 168 इफ द डायनोमीटर वाटमीटर इज कनेक्टेड इन AC सर्किट द पावर इंडिकेटेड बाय द वाटमीटर विल बी। अगर AC सर्किट में, क्योंकि डायनोमीटर वाटमीटर में AC और DC दोनों पे काम करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको AC सर्किट में करेंगे तो पावर इंडिकेटेड बाय वाटमीटर विल भी हमेशा क्या चीज़ में एवरेज में करेगा,
क्योंकि हमेशा जो डायनामीटर वाट मीटर होता है हमेशा एवरेज पावर मेजर करता है, ये हमेशा दिमाग में रखो, कंफ्यूज मत होइए कि एसी में करेंगे तो क्या होगा डीसी में, दोनों में सेम ही करेगा एवरेज पावर। 169 मैक्सवेल ब्रिज यूज फॉर मेजरिंग, मैक्सवेल के लिए किस क्या बोले थे ऊपर, इंडक्टेंस। सियरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस मेजरमेंट करते हैं, और क्या बताए थे, डायलेक्ट्रिक लॉसेस। 170 एक कॉम्पनसेटेड वाट मीटर हैज़ इट्स रीडिंग करेक्टेड फॉर एरर ड्यू टू, किसके कारण होता है, पावर कंज्यूम्ड इन प्रेशर कॉइल के कारण होता है। 71 द नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू ए डिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज़, तो देखो नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज़ हाइयर एक्यूरेसी, क्योंकि क्या रहता है, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा एक्यूरेसी रहता है कंपेयर टू डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और नल में क्या क्या हो जाएगा, जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया तो नल टाइप का हो गया, डिफ्लेक्टिंग मतलब जैसे आमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, ये सब किस में आता है, डिफ्लेक्टिंग में आता है। गैल्वेनोमीटर किस में आएगा, नल टाइप में, तो उसका एक्यूरेसी क्या होता है, हाई होता है। 172 ए डिजिटल वोल्टमीटर है, रीड आउट रेंज 0 से 9,999 काउंट करता है। व्हेन फुल स्केल रीडिंग इज 9.99 वोल्ट द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी, ठीक है, रिजोल्यूशन आपको निकालना है, तो रिजोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो रिजोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे फुल स्केल रीडिंग है, फुल स्केल रीडिंग बाय डिजिटल वोल्टमीटर का जो रेंज होता है, मैक्सिमम रेंज कितना है, मैक्सिमम रेंज काउंट का, ठीक है, तो कितना है 9.999 बाय 9999, तो ये नीचे कितना हो जाएगा 10⁻3, ये कट गया तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10⁻³ इसका मतलब 1 मिली वोल्ट होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 मिली वोल्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। 173 द VTVM कैन बी यूज टू, VTVM हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, VTVM यूज फॉर बोथ AC एंड DC, दोनों में यूज़ होता है। द सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्टमीटर हैविंग 0 to 5 मिलीएम्पेयर मीटर मोमेंट इज, इसका सेंसिटिविटी देखो, सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी इक्वल टू 1 फुल लोड करेंट, ठीक है, जो भी है, तो 1/5 इंटू 10⁻³ करेंगे, -3 होगा ना एम्पियर में, तो ऊपर जाएगा तो 1000/5 कितना हो जाएगा 200 ओम पर वोल्ट, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 175 मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल, अब देखो मूविंग कॉइल है तो मूविंग कॉइल आपको हमेशा पता होना चाहिए, हमेशा यूनिफॉर्म स्केल होता है। 176 सुपर कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी यूज फॉर, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो और रिफाइनिंग में, मैग्नेटिक लिविएशन इन हाई स्पीड ट्रेन्स, मेडिकल रीजन, तो इसमें क्या होगा ऑल ऑफ द अबव। फेरेटी या टाइप्स ऑफ फेरेटिक किस टाइप्स का मटेरियल है, फेरेटी इज ए मैग्नेटाइजिंग मटेरियल या मैग्नेटिक मटेरियल्स। 178 इन व्हिच मटेरियल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बॉन्डेड टू देयर पेरेंट एटम्स, अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बॉन्डेड किस में होगा, इंसुलेटर्स में होगा, ताकि ब्रेकआउट ना हो, ब्रेक ना कर सके, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। द डिस्क ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई एनर्जी मीटर इज मेड ऑफ, जो एनर्जी मीटर होता है जो हम लोग के घर पे लगा होता है, उसमें जो डिस्क लगा होता है किस मटेरियल का बना होता है, एल्युमिनियम का, सही आंसर क्या हो जाएगा एल्युमिनियम। 180 द मटेरियल ऑफ हेयर स्प्रिंग यूज्ड इन ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, अब हेयर स्प्रिंग कहाँ पे किस मटेरियल का यूज करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो होता है ब्रॉन्ज का, ठीक है, तो आप देख सकते हो अच्छा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है जो कि बेसिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो, JEE AE या टेक्नीशियन लेवल का एग्ज़ाम हो, बस आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पे बने रहिए, मैं एक से एक कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा टाइम टू टाइम, बस आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को प्रमोट कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।